और किसी भी चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए कहीं भी किसी भी जगह से पूछ लिया जाता है, जो मैक्सिमम किताबें हैं वो आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो ई बुक्स हो, चाहे उसकी फिजिकल फॉर्म हो, जो आपके लिए आसानी हो। शर्त नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फॉर्म ही हो। ई बुक अगर आपके पास मौजूद है तो इट्स ओके, बस पढ़ना शर्त है ये। ओके, थैंक यू फिजर राना कि यू हैव सेंड द मटेरियल ग्रुप, थैंक यू वेरी मच। और शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। यहाँ से हमने शुरू किया था पिछली क्लास में हिस्ट्री ऑफ आइडियाज को बतौर इंट्रोडक्शन, और हमने डिस्कस किया था कि हिस्ट्री क्या है और आइडियाज क्या हैं, और जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हिस्ट्री ऑफ आइडियाज कैसे एक सब्जेक्ट बनकर सामने आता है। Then we started our first point that was about what is enlightenment, a critical perspective, जिसमें मैंने आपसे ये कहा था कि पहले मैं आपको जो एनलाइटनमेंट की जो मूवमेंट है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, और फिर एक स्पेशल आर्टिकल है एनलाइटनमेंट के बारे में जिसका नाम ही यही है, व्हाट इज एनलाइटनमेंट, वो मैं आपसे शेयर करूंगा, और उसको फिर डिटेल में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो हमने पिछली क्लास के अंदर ये कुछ बातें डिस्कस की थी, गालिबन हमने शायद यही स्लाइड डिस्कस की थी जिसमें हमने काफी टाइम लगाया था, और इस स्लाइड के बारे में अगर किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। मेरी आवाज आप सबको क्लियर आ रही है? आयशा प्लीज अपने एंड पे चेक कीजिए, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग माय वॉइस वेरी क्लियर, तो हो सकता है कि आपकी तरफ कोई इशू हो, प्लीज उसको चेक कर लीजिए। यमुना, शाजमीना, फिजा, दे आर गेटिंग माय वॉइस वेरी क्लियरली, तो प्लीज अपने एंड पे चेक कर लीजिए। तो यहाँ तक बात जो हमने डिस्कस की थी, उम्मीद है कि आप सबको बिल्कुल वाज़ेह होगी, क्लियर होगी, और उसमें कोई क्वेश्चन अगर हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी गो अहेड। आज हम शुरू करेंगे इस स्लाइड के साथ, और इस स्लाइड में जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो एरा ऑफ एनलाइटनमेंट है उसको हम एज ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहते हैं, और उसको हम एज ऑफ रीजन भी कहते हैं। तो एज ऑफ एनलाइटनमेंट और एज ऑफ रीजन हम क्यों कहते हैं, उसकी वजह भी यहां पर आपको बयान कर दी गई। उसकी वजह यह है कि हम एरा ऑफ एनलाइटनमेंट को एज ऑफ रीजन या एज ऑफ एनलाइटनमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इट वाज अ टाइम व्हेन रीजन वाज गिवन सुपीरियरिटी ओवर एवरीथिंग। क्योंकि ये वो दौर था, ये वो तहरीक थी जब रीजन को या अक्ल को तमाम चीजों पर फोकस दी गई। जब मैं ये कहता हूं कि तमाम चीजों पर फोकस की गई, तो मेरा मतलब यह है कि जितने भी फंडामेंटल थॉट्स थे, जितने भी फंडामेंटल सोच थी, उन तमाम चीजों पर जो फोकियत दी गई, वो फोकियत रीजन को रखी गई। उसकी वजह ये थी, जैसा कि मैंने आपसे कल ये बात की थी, आपसे डिस्कशन किया था, कि जो एंटी फाउंडेशनिस्ट थॉट है, एंटी ट्रेडिशनलिस्ट थॉट है, एंटी फंडामेंटलिस्ट थॉट है, उसमें इस बात की गुंजाइश नहीं है कि इंसान अपने रीजन को इस्तेमाल कर सके
ठीक है जी। सो इसी वजह से हम इसको एज ऑफ रीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें रीजंस और इंडिविजुअल को अहमियत दी गई। इसकी एक वजह यह है कि जो इससे पहले का दौर था, यानी 17 और 18 सेंचुरी से पहले जो एरा था, जो यूरोप की जो टाइम था, इट वाज डोमिनेटेड बाय द रिलीजियस सेंटिमेंट। द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी was dominant enough, and the church did not allow individual to ask questions, to reflect on the science and other things. The people were not allowed to research, and the people were convinced to follow what was told to them by the authority or by the church. So it means that they were not given any freedom to think freely. उनको कोई ऐसी फ्रीडम नहीं दी गई, कोई ऐसी फ्रीडम नहीं दी गई जिसके नतीजे में उनके पास किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है आप सबको? जी, यहां तक बात है क्लियर आप सबको? Muiz Jamil, is it okay? You have understood what I said? Kizarana, is it okay? Maria Ibrahim, everything is clear to you? Abdul Rafe? जी, इंसान को एक्चुअली फिजराना आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूं कि इंसान को या इंडिविजुअल को ये आज़ादी नहीं थी कि वो अपनी अकल का इस्तेमाल कर सके, बल्कि वो डिपेंडेंट था। जो कुछ भी उसको डिक्टेट किया जाता, बताया जाता किसी और सोर्सेस से। ठीक है, तो दे वर नॉट गिवन चांस टू रिफ्लेक्ट, दे वर नॉट गिवन चांस टू थिंक एनीथिंग बियॉन्ड इट। So that is why enlightenment was a reason and individual oriented movement. ये की पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। अच्छा देखिए, कोई भी मूवमेंट, कोई भी तहरीक अचानक से खुद पैदा नहीं हो जाती। उसके पीछे कोई ना कोई ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कोई ना कोई ऐसी ऐसी सूरत हाल होती है जिसकी वजह से कोई मूवमेंट सामने आती है, कोई तहरीक, कोई स्ट्रगल सामने आती है। तो वी आर नाउ इन दिस स्लाइड गोइंग टू डिस्कस वेरी ब्रीफली द बैकग्राउंड ऑफ एनलाइटनमेंट। यानी इस स्लाइड में हम ये समझेंगे कि एनलाइटनमेंट के शुरू होने की क्या वजह थी, और फिर एनलाइटनमेंट के शुरू होने के बाद क्या सूरत हाल हुई। ये हम देखेंगे इन 4 पॉइंट के अंदर और फर्दर स्लाइड्स के अंदर। तो पहली बात आपको ये जहन में रखनी है कि जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे, यानी 17 और 18 सेंचुरी के जो फिलोसफर थे, जो थिंक टैंक थे, जो स्कॉलर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, उन सब ने बाहम इत्तेफाक करके एक जर्नल कंसेंसस के जरिए हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया। ये किसने किया? ये एनलाइटमेंट थिंकर्स ने। कब किया? 17 और 18 सेंचुरी में। क्या किया कि हिस्ट्री को 3 अहम सेशन में डिवाइड कर दिया।
ठीक है, 3 अहम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो 3 अहम पार्ट्स क्या थे? एंशियंट पीरियड, मिडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो वंस अगेन द एनलाइटमेंट थिंकर in 17th and 18th century with a general consensus divide the entire history into 3 parts. The one is ancient, the second is medieval, and the third one is modern period. Enlightenment thinker regarded ancient period as dignified world of ancient civilization. ठीक है, एनलाइटमेंट थिंकर ने एंशियंट पीरियड को जिस तरह पजीराई दी, जिस तरह एक्नॉलेज किया, वो ये था कि उनका ये ख्याल था कि जो एंशियंट या कदीम दौर था वो एक बहुत अनथक मेहनत करने वाली तहजीब थी। एक ऐसी सिविलाइजेशन का दौर था जहां पे बहुत कुछ अर्न किया गया, बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ डेवलप किया गया। So they were regarded as dignified people. And the era of that civilization moved from 600 BCE before Christian era, यानी क्रिश्चियन के एरा से शुरू होने से पहले, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले 600 साल पहले ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई। एंड इट रिमेन टिल 500 CE। और कब तक रही? 500 क्रिश्चियन एरा तक। यानी अगर मैं ये कहूं कि इस एंशियंट पीरियड को खत्म हुए हुए कितने साल हो चुके हैं, तो हम इसको इस तरह काउंट कर सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं 2021 के अंदर। ठीक है, तो 2021 में से अगर हम काउंट करें 500 को, तो जो भी आंसर आएगा आपको अंदाजा हो जाएगा कि when this era has finished, तो तकरीबन 1700 years हो चुके हैं इस एंशियंट पीरियड को खत्म हुए अब तक। क्या था ये एंशियंट पीरियड, इसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो हिस्ट्री का जो पहला पार्ट था वो 600 BCE से लेकर 500 CE तक था। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड के लिए एक लफ्ज और इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं डार्क एजेस। क्या कहते हैं? डार्क एजेस। वी कॉल इट डार्क एजेस। डार्क एजेस का जो दौर था वो यूरोप में डोमिनेट रहा तकरीबन 500 CE से लेके 1492 तक। ठीक है, यानी जैसे ही एंशियंट पीरियड खत्म हुआ उसके बाद जो दौर शुरू हुआ हिस्ट्री के अंदर वो कहलाता है मिडिवल पीरियड। और ये तकरीबन 1000 साल पर मुश्तमिल ये दौर था। इस पीरियड को हम मिडिवल पीरियड भी कहते हैं, मिडिल एजेस भी कहते हैं और डार्क एजेस भी कहते हैं। तीनों नाम याद रखिएगा। मिडिल पीरियड भी कहते हैं, मिडिवल पीरियड भी कहते हैं और डार्क एजेस भी कहते हैं। क्या वजह है इसको हम डार्क एजेस कहते हैं? जब हम डार्क एजेस के टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप याद रखिएगा कि ये वो पीरियड था जिसमें जो क्रिश्चियन चर्च थी उसी का मुकम्मल कंट्रोल था। जो भी सोशल लाइफ थी लोगों की, जो भी पॉलिटिकल लाइफ थी लोगों की, जो भी कल्चर था, एवरीथिंग वाज डोमिनेटेड बाय द चर्च। मतलब इसका ये हो कि देयर वाज ओनली वन अथॉरिटी एंड द अथॉरिटी ऑफ द क्रिश्चियन चर्च। वहीं से ऑर्डर, वहीं से हुक्म दिए जाते थे। इकोनॉमिक्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में, किसी जंग लड़नी है, कोई जहाद करना है, सो ऑल कुछ लिखना है, कुछ तहकीक करनी है, तो जितनी भी इजाजत होती थी और जितनी भी अनाउंसमेंट होती थी, जो भी डिसीजन होते थे, वो कहां से शुरू होते थे? चर्च। इसका मतलब है कि चर्च वॉज द ग्रेटेस्ट डिक्टेटर ऑफ दैट टाइम एंड विच डिक्टेटेड पीपल टू फॉलो देम ब्लाइंडली।
यही वजह है कि हम इसको कहते हैं इट वॉज अ टाइम ऑफ इरेशनैलिटी एंड बार्बरिज्म। ये दौर क्या कहलाता है? इरेशनैलिटी का। और इरेशनैलिटी का मतलब है कि जहां पर रीजन मौजूद ना हो, जहां पे अकल का इस्तेमाल ना हो, जहां पे अकल और सोच पर पाबंदी लगा दी जाए, जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच ना हो, जहां पे बोलने की आजादी ना हो, प्लस बार्बरिज्म, यानी जब लोगों का आपस में लड़ना, कबाइल के एक दूसरे को मारना, कत्ल करना, जुल्म करना, दैट वाज अ टाइम विच वाज नोन एज द मिडिवल पीरियड। गुड क्वेश्चन। जब यूरोप में ये बार्बरिज्म शुरू हो रही थी, तो अरब के अंदर इस्लाम की बिगनिंग हो रही। ठीक है। अब अगर आप नोटिस करें, मैं एक अगर एक लफ्ज इस्तेमाल करूं, एक डेट इस्तेमाल करूं, 571 एडी। ये डेट याद है आपको? 571 एडी। इससे आपके जहन में क्या आता है? आइजा, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। बार्बरिज्म का मतलब है झगड़ा करना, और जो ज्यादा ताकतवर हो वो कमजोरों पर हमला करना, और एक दूसरे पर अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करना, जंगजू हो जाना, हमेशा जंग की हालत में रहना। ठीक है, हमेशा कमजोर पर हमला कर देना और कब्जा कर लेना, ऐसी तमाम चीजें जो कि बुराइयों का मजमुआ कहना है, उसको हम बार्बरिज्म कहते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक 571 एडी में क्या हुआ था? द बर्थ ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, इट वॉज द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब यूरोप में डार्क एजेस प्रिवेल कर रही थी, तो तकरीबन उसी डार्क एजेस के दौरान अरब के अंदर द प्रॉफिट वॉज बॉर्न, एंड ड्यूरिंग दीज 1000 years the Muslim community and the religion of Islam was promoting in the Arab and outside the Arab. तो जो दौर यूरोप के जवाल का दौर था, वो वही दौर अरब के अंदर मुसलमानों के उरूज का दौर, जहां पर जहालत को खत्म किया गया और बराबरी की बात की गई, और सबको साथ लेके चला गया, और सबको, सबके रिलीजन को रिस्पेक्ट करने की बात की गई, और सबके साथ मुआहदे किए गए, सबको उनकी हैसियत में रिकग्नाइज किया गया। दैट वाज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ अरब, और व्हाट वी कैन इन द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम, एंड एट द सेम टाइम इन यूरोप देयर वाज अ डार्क एज। तो ये लिंक आपको क्लियर हुआ आप सबको? मुझे सवाल पूछा था अहमद ने, आंसर मिल गया आप सबको? देन वी हैव द अर्ली मॉडर्न पीरियड। ठीक है, जो तीसरा दौर है जिसको एनलाइटमेंट थिंकर कहते हैं, कि हमारे पास जो तीसरा दौर है उसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियड। और उस मॉडर्न पीरियड को हम दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। मॉडर्न पीरियड को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं अर्ली मॉडर्न पीरियड, जो 1420 से शुरू हुआ और 1795 तक रहा, और फिर उसके बाद जो मॉडर्न पीरियड था, इट बिगन इन 1914। 1914 से शुरू हुआ, जो अब तक मौजूद है। सो इन दिस वे the enlightenment thinker divide the history so that we would be able to understand the things clearly.
मैंने आपसे कल एक रिक्वेस्ट की थी और रिक्वेस्ट आपसे ये की थी कि काइंडली जब आप क्लास में अपेयर हों तो अपने नाम और उसके आगे BS2 जरूर लिखें. And some of the students I have seen that they are here without their BS2 और HY के नाम से वो मौजूद नहीं है. मेरी रिक्वेस्ट ये कि काइंडली वो री लॉग इन हो और they would appear in the class with their name. Otherwise, they would be removed from the class. आयशा हक आप भी और हुजैफा खान आप भी. Okay, there was not a gap of 119 years. There were some other movement इसी दौरान रही और छोटी बड़ी मूवमेंट चलती रही जिसके नतीजे में मॉडर्निज्म डेवलप हुआ. ठीक है, तो देयर वाज नॉट एनी गैप ऑफ लाइक दैट, रादर इट वाज आल्सो कंटिन्यूटी ऑफ दैट एनलाइटनमेंट. अच्छा, अब एक और बैकग्राउंड हम बात करेंगे एनलाइटनमेंट की कि एनलाइटनमेंट जो दौर था उसको कंट्रीब्यूट करने में, एनलाइटनमेंट को डेवलप करने में दो बड़ी मूवमेंट जो है उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया है. ठीक है, दोबारा मेरी बात सुन लीजिए कि एनलाइटनमेंट की मूवमेंट को शुरू होने में जिन दो अहम तरीन दूसरी मूवमेंट ने बहुत अहम किरदार अदा किया, एक का नाम था रेनिसा, या आप ब्लू लाइंस में लिखा हुआ देख सकते हैं रेनिसा जो अंडरलाइन हुआ है, और एक मूवमेंट थी रीफॉर्मेशन. ठीक है, दोबारा सुन लीजिए जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं कि एनलाइटनमेंट की मूवमेंट के शुरू होने की वजह दो दूसरी बड़ी मूवमेंट थी जिसकी वजह से एनलाइटनमेंट की इंस्पिरेशन डेवलप हुई, और वो जो दूसरी बड़ी मूवमेंट थी उनमें से एक का नाम था रेनिसा और दूसरे का नाम था रिफॉर्मेशन. ठीक है, ये एनलाइटनमेंट के दौर से पहले शुरू हुई. रेनिसा से जो एक सब मूवमेंट डेवलप हुई उसको हम कहते हैं ह्यूमनिज्म, और रिफॉर्मेशन से जो मूवमेंट डेवलप हुई उसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट या प्रोटेस्टेनिज्म. ठीक है, तो रेनिसा से जो मूवमेंट शुरू हुई वो थी ह्यूमनिज्म, और रिफॉर्मेशन से जो मूवमेंट शुरू हुई वो थी प्रोटेस्टेंट. लिहाजा ह्यूमनिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म ने मिलकर एनलाइटनमेंट की राह हमवार. जी, आवाज बंद हो गई थी, मैंने अब खोली. आई वाज ऑन कॉल.
तो अभी तक जो बात मैंने की थी वो समझ में आ गई आप लोगों को? एक दफा मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूं कि एनलाइटमेंट की मूवमेंट वाज एन इंस्पिरेशन। अब सुनिएगा गौर से। द मूवमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट वाज एन इंस्पिरेशन ऑफ द टू अदर मूवमेंट which occurred earlier than enlightenment, and they were the movement of Renaissance and the movement of Reformation. In the movement of Renaissance, there was another small movement known as humanism, and from the movement of Reformation, there was another movement known as Protestantism. Right? Now, what was the humanism? Humanism emphasis on the study of classical literature. जो रेनिसा से जो मूवमेंट निकली जिसका नाम ह्यूमनिज्म था, उसका इस बात पर जोर था, वो मूवमेंट इस बात पर फोकस करती थी कि उन्हें क्लासिकल लिटरेचर पढ़ना चाहिए। क्लासिकल लिटरेचर से मुराद ये ग्रीक फिलॉसफी, ठीक है? जो ग्रीक फिलॉसफी है वो एक ऐसी जबरदस्त फिलॉसफी थी जिसके नतीजे में ग्रीक्स ने बहुत ज्यादा तरक्की की। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पिछली स्लाइड में ये दिखाया था कि एंशियंट पीरियड जो था, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल पीरियड था, उसमें ग्रीक फिलोसफर्स की उनकी फिलॉसफी की कंट्रीब्यूशन थी, जिसके नतीजे में लोगों ने रीजन को इस्तेमाल करना शुरू किया और अपनी लाइफ को इंप्रूव किया। सो द ह्यूमनिज्म वाज एक्चुअली emphasis upon the learning of classical literature so that the things can be changed. ठीक है? तो एनलाइटनमेंट ने क्या किया? एनलाइटनमेंट ने रेनेसा की इस मूवमेंट से इंस्पिरेशन हासिल की और इस आइडिया को अडॉप्ट करके एनलाइटनमेंट का हिस्सा बनाया। पहली बात। दूसरी बात, जो दूसरी मूवमेंट हमें मिलती है रिफॉर्मेशन की, जिसमें हम प्रोटेस्टेंटिज्म का जिक्र करते हैं। रिफॉर्मेशन वो मूवमेंट थी जिसका बुनियादी फोकस ये था कि religion should not participate in the matters of life like politics, like economics, and like personal decision. And everyone has their own freedom to understand the God, to read the Bible, to recite the Bible, to interpret the Bible, and to love the God by himself, not by some dictation. राइट? सो यही वजह है कि जो एनलाइटनमेंट की मूवमेंट है, द मूवमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट इज एक्चुअली अगेंस्ट द ट्रेडिशन। रिवायतों के खिलाफ इसलिए है कि रिवायतों के अंदर हमेशा चीजें वही होती हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ फॉलो करनी होती है, उस पर सोचना नहीं होता। और तीसरी चीज जो उसके अंदर मौजूद है वो ये है कि एनलाइटमेंट की मूवमेंट की जो इंस्पिरेशन है वो क्या है? साइंस। ठीक है? साइंस एंड रीजन। एनलाइटनमेंट का कहना यह था कि साइंस और रीजन के जरिए ही हम अपने जहनों को आजाद कर सकते हैं। सो इन दिस वे द मूवमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट हैज स्टार्टेड। जी बिल्कुल, इन दोनों की वजह से इंस्पिरेशन पैदा हुई, बल्कि इसके साथ साथ जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है इसकी वजह से भी इंस्पिरेशन पैदा हुई। तो मैं ये चाहूंगा कि बिफोर वी फिनिश दिस सेशन, कैन एनीवन हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि जब तक मैंने जो समझाया है, स्पेशली ये दो स्लाइड जो थी, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप बात समझ रहे हैं, और अगर नहीं तो फिर मैं इसको रिपीट करूं। सो रेज योर हैंड्स एंड प्लीज ट्राई टू क्लियर द थिंग्स इन अ मिनट और टू बिफोर दिस सेशन एक्सपायर्स, सो दैट आई एम कंफर्म कि आपके जहनों में ये बात क्लियर हो रही है और मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं बल्कि आप समझ भी रहे हैं। सो एनीवन has a courage to speak and conclude so far in these two slides what we have studied in a very synchronized way.
Do raise your hands and conclude. I wish you can do it, and I'm sure you can do it. You have been a great presenters throughout the semester, and you speak well. तो कौन बोलेगा, कौन बताएगा मुझे, कंक्लूड करेगा? Okay, over to you, Fiza Rana. I appreciate your participation. Please go ahead. Okay, sir. Just give me a second. Okay, so enlightenment जो है हमारे साथ जो 17 और 18 सेंचुरी से चलते हुई आ रही है, वो एंटी ट्रेडिशनलिस्ट, एंटी फाउंडेशनलिस्ट और एंटी फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट है जो कि यूरोप से शुरू हुई थी. बेसिकली एंटी ट्रेडिशनलिस्ट और एंटी फाउंडेशनलिस्ट और एंटी फंडामेंटलिस्ट वो है कि हम किस तरह से अपने रिवायत को चलाते हुए आ रहे हैं और वो रिवायतें किस हद तक सही हैं और किस हद तक नहीं, या अगर नहीं सही है तो क्या कभी हमने इस चीज को किसी नजरिए से देखा है कि अगर जो चीज हम कर रहे हैं क्या वो चीज ठीक है. इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कभी इस चीज को रीजनिंग नहीं देते क्योंकि वो हमारे ट्रेडिशन के साथ साथ हमारा जो है वो एक हमारा इस्लाम है. लेकिन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कल भी क्लियर आउट किया था कि जिस तरह निकाह के साथ साथ बारात का सेशन अलग होता है या बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो बेसिक जो फंक्शन है सिर्फ वो निकाह होता है. अगर इंसान उसके अंदर भी एडजस्ट कर ले, फजूल खर्चियों को और ट्रेडिशंस को फॉलो ना करे तो ये ज्यादा बेटर है. फिर उसके बाद हमारे पास एरा ऑफ एनलाइटमेंट को हम एज ऑफ एनलाइटमेंट भी कहते हैं. और क्योंकि एज ऑफ एनलाइटमेंट भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ टाइम ऐसा था कि जहां पर रीजंस और जैसे एंशियंट एरा था जिसमें हमारे पास रीजनिंग पर लोग समझते थे, वो अक्लों से काम लेते थे. लेकिन फिर उसके बाद लोगों ने रीजनिंग को फॉलो करना छोड़ दिया और जो चर्च में या उनको लोगों के जरिए जो बात पता चलती थी वो उस चीजों को फॉलो करते थे. जैसे कि कह सकते हैं हम कि ट्रेडिशनल फॉलो करते थे. वो अपनी अक्लों पर उनके बिल्कुल ताला लग चुका था. उनको इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो अपनी अक्लों को इस्तेमाल करके कोई भी बात बता सकें या किसी किस्म की भी कोई भी रीजनिंग दे सकें. एनलाइटमेंट के 3 एराज हैं. एनलाइटमेंट थिंकर्स ने उनके जो है वो डिवाइड कर दिया था हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में, एंशियंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड में. एंशियंट पीरियड जो है वो हमारा 600 बीसी बिफोर क्रिस्ट एरा से 500 क्रिस्ट एरा तक चला था, जिसके अंदर एंशियंट पीरियड में हमारे पास लोगों को बहुत ज्यादा उन्होंने अपनी राइटिंग दी, फिलोसफी दी, रीजनिंग दी, अपने दिमाग को ज्यादा शार्पन करके. Okay, Fiza, please hold for a minute because the session almost going to expire in a few seconds. You may continue after that. ठीक है जी? मैं इसको आप अटेंडेंस मुझे भेज दीजिए ताकि मैं इसको खत्म करूँ. Okay, sir, I will. Thank you very much. मैंने ले लिया अटेंडेंस. आप Thank you very much.
Recording in progress. अच्छा जी, एक काम काइंडली जरूर किया करें कि अगर रिकॉर्डिंग का बटन ऑन नहीं तो मुझे बता दिया करें, क्योंकि पिछली जो हमारा अभी लेक्चर था उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। मैंने पॉज की भी थी तो इसकी वजह से वो ऑन नहीं हुआ। तो अगर आप मुझे, मैं भूल जाऊँ तो बता दिया करें ताकि रिकॉर्डिंग आपके लिए मेंटेन रहे। ठीक है जी। तो ये कोई भी देखे, अगर रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है तो मुझे बता दिया करें ताकि मैं उसको ऑन कर दूं। सो फिजर राना बात कर रही थी और यहाँ तक वो बता चुकी थी। अगर उसको कंक्लूड करते हैं वेरी क्विकली इन अ मिनट और टू, सो वी गो हेड वेरी क्विकली। जी फिजा, would you like to conclude or should I start and go ahead? Yeah, sure, sir. I will. Please. Okay, so I'm on ancient period. तो ancient period जो है वो हमारा 600 before Christ से लेके 500 Christ era तक था, जिसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी माइंड्स को शार्पन किया और लिखने की बहुत ज़्यादा आदत रखी थी। फिलोसफीज बहुत ज़्यादा पेश की गई थी थिंकर्स के थ्रू। और फिर उसके बाद हमारे पास मेडिवल पीरियड आता है। मेडिवल पीरियड को हम डार्क एज भी कहते हैं और मिडिल एज भी कहते हैं। और इस दौरान जो है लोगों ने इरेशनलिटी अपना ली थी और बार्बरिज्म हो रहा था, क्योंकि लोग इस टाइम पे दूसरे लोगों के ऊपर अपने आप को समझते थे, उन जो वो कहते थे वैसे परफॉर्म करते थे, डोमिनेटेड बाय चर्च स्पेशली। और अर्ली पीरियड को भी जो है वो दो पीरियड्स में कंक्लूड कर दिया गया था, मॉडर्न पीरियड में और रैशनल यूनिवर्स मॉडर्न पीरियड में। और मॉडर्न पीरियड जो है वो 1914 से लेकर प्रेजेंट ईयर तक चल रहा है। ह्यूमनिज्म जो है वो रेनेसेंस के एक पार्ट है और प्रोटेस्टेंट जो है वो फॉर्मेशन का। ह्यूमनिज्म बेसिकली एम्फसाइज करता है क्लासिकल लिटरेचर को, जिसके अंदर लोग अपने माइंड से शार्पन होकर अपनी स्किल्स को डेवलप करके अपने जहन से सोच के कुछ चीज रीजनिंग या कुछ भी एटसेट्रा प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन रिफॉर्मेशन के उस बैकग्राउंड में लोग जो है वो दूसरों पे रिलाई करते थे और बस जो रिलीजियस डॉगमा था वो उसके ऊपर जो है वो खुद को रिलाई करते थे और बस उसी चीज के हिसाब से खुद की लाइफ में हर चीज को अपना लेते थे। That's it. Thank you so much. Thank you very much. Okay जी, so what is important here कि रिफॉर्मेशन को थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ आप सबको कि रिफॉर्मेशन was a movement about the church. It was a movement against the church, against the medieval church. As I told you that medieval church had complete control over the common people of the Europe. Therefore, they did not let people to go through the Bible, Old Testaments, and the other religious scriptures to read or recite by their own. And everything that was done in that time was under the control of, Christian church, जिसको हम कहते हैं Catholic Church. So early Christianity started with the Catholicism. When the Reformation movement has come, so Reformation movement had observed the irregularities of the church and the wrongdoing of the church. So they taught people to go against the church and question to the church about the different things like what is freedom and what is the place of human in this world. So because the church did not allow people to ask questions, they started becoming,
against the common people and started punishing them. So उसके रिवॉल्ट में रिफॉर्मेशन की मूवमेंट शुरू हुई, जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी के अंदर एक नया फिरका पैदा हो गया, जिसको हम कहते हैं प्रोटेस्टेंटिज्म, यानी द क्रिश्चियंस हु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट कैथोलिक चर्च। ठीक है, तो ये भी एक इंस्पिरेशन है एनलाइटनमेंट मूवमेंट की। और तीसरी इंस्पिरेशन है साइंटिफिक रेवोल्यूशन, कि साइंस से जो कुछ भी दुनिया ने हासिल किया, उसको भी इंस्पिरेशन हासिल की एनलाइटनमेंट की, और इन तीनों को मिलाकर दे हैव डेवलप्ड द एनलाइटनमेंट मूवमेंट। ये एक बैकग्राउंड था एनलाइटनमेंट का, जो हमें पता होना चाहिए। अब एक मुख्तसर सा जायजा, जो हमने एक लफ्ज यहां इस्तेमाल किया था और एक आइडिया हमने यहाँ डिस्कस किया था, वो था डार्क एजेस या मिडिवल एजेस या मिडिवल चर्च या मिडिल एजेस। यूरोप रिमेन्ड इन डार्क एजेस फॉर ऑलमोस्ट 1000 years। तकरीबन 1000 साल तक यूरोप जो है वो डार्क एजेस के अंदर रहा। क्यों हम ये कह रहे हैं, क्या वजह है उसकी कहने की? द फर्स्ट रीजन इज दैट in those 1000 years there was no significant development in science, because people were not allowed to study science, क्योंकि चर्च ये समझती थी कि जब आप साइंस पढ़ते हैं और जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जियोलॉजी पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, और आप चांद तारों के इल्म के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, सो चर्च का मौक़िफ़ ये था कि एक्चुअली दिस इज एन इंटरफेरेंस इन द नेचुरल ऑर्डर, यानी जो कुछ भी नेचर ने हमें दिया है, जो कुछ भी खुदा ने हमें दिया है, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो हम एक्चुअली चैलेंज कर रहे होते हैं। ये उनकी सोच थी, इसीलिए दे डिड नॉट अलाउ द साइंस एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट, एंड therefore there was no significant development in science in those 1000 years। 1000 साल तक अगर किसी मुल्क या किसी खित्ते में कोई तरक्की ना हो तो उसका असर आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। Then no significant development in literature। No significant development in literature का मतलब क्या है कि there were no priorities were given to the development of literature, writing, novels, art, poetry, and any other things like this। किसी भी जो खातिर खा जो मखसूस तरीके से चीजें होनी चाहिए थी, वो उसकी इजाजत नहीं दी गई। ठीक है। Then no significant development in art and literature, in art and culture। किसी भी किस्म की कोई सिग्निफिकेंस डेवलप नहीं थी आर्ट में और कल्चर में। सुपरमेसी ऑफ इरेशनैलिटी ओवर रीजन। किस चीज को अहमियत हासिल थी? इरेशनैलिटी को। और किस चीज को सुपरमेसी नहीं हासिल थी? वो थी रीजन। नो इंडिविजुअल फ्रीडम, एंड फाइनली सुपरमेसी ऑफ अथॉरिटी इन ऑलमोस्ट एवरी मैटर। ठीक है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि डार्क एजेस की वजूहात क्या थी, क्यों डेवलप हुई, क्या उसकी वजह थी, लेकिन यहां पर आपको बैकग्राउंड समझ में आना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है आप सबको? Now this slide is quite interesting and important. If you can see on your right, there is a statement that Enlightenment philosophers wrote histories that ridicule the follies of the past। यानी Enlightenment philosophers ने जो तारीख लिखी, उन्होंने उस तारीख में उन तमाम माजी की बेवकूफियों का मजाक उड़ाया है जो कि माजी में हुआ करती, और उसको बड़ी हिफाजत की नजर से देखा, इसलिए कि उस दौर के अंदर
ये जो हिस्ट्रीज थी हमें बताती हैं कि जो एनलाइटनमेंट की जो हिस्ट्रीज जो जिन्होंने लिखी फिलोसफर्स ने, वो हमें ये बताते हैं कि दीज वर द पीपल हु एक्चुअली बिलीव दैट कि नथिंग वाज डन इन द पास्ट, कि कुछ भी जो है वो पास्ट में नहीं किया जा सकता। जी मरियम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आई थिंक यू आर डूइंग अ ड्राइंग। क्योंकि आप ड्राइंग कर रही थी इसलिए मैंने आपका नाम लिया कि यू आर ड्राइंग समथिंग ऑन द स्क्रीन, दैट्स व्हाई आई कॉल यू, कि अगर आप किसी कोई तवज्जो दिलाना चाह रही किसी चीज पे तो लेट मी नो। ऑलराइट, ठीक है जी। सो आइए देखते हैं कि एनलाइटनमेंट फिलोसफर्स ने क्या लिखा। तो सबसे पहला पॉइंट नजर आ रहा है कि 17th सेंचुरी मार्क्ड as the period of the development of knowledge thought। 17वीं सदी के दौर को यूरोप में हम एक ऐसा दौर कहते हैं जिसको हम याद करते हैं या जानते हैं डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज थॉट, यानी जो नॉलेज की डेवलपमेंट थी यूरोप के अंदर सही मायनों में 1000 साल बाद जो शुरू हुई वो 17वीं सदी के अंदर शुरू। The 17th century scientific revolution began a transformation of our understanding of universe। 1000 साल के गैप के बाद 17वीं सदी के अंदर दोबारा साइंटिफिक रेवोल्यूशन को समझते हुए ये बात समझी गई कि कैसे ये जो दुनिया है ये ट्रांसफॉर्म होती है और कैसे इस दुनिया के अंदर साइंस के जरिए तरक्की और तब्दीली आती है। एनलाइटनमेंट चैलेंज और प्री कॉन्सेप्शन, ट्रेडिशन एंड कन्वेंशन, जितनी भी रिवायती तरीक़ेकार था, जितने भी पहले से मौजूद ख्यालात थे और जितनी भी कन्वेंशंस थी, जितनी भी आम बातें थी, उनको चैलेंज किया गया। और चैलेंज किस तरह किया गया? रीजंस के जरिए, कि वी थिंक इट इज रॉन्ग एंड दिस इज द रीजन, व्हाई यू थिंक यू आर राइट, गिव अस द रीजन। एंड व्हेन देयर वाज नो रीजन बिहाइंड इट, सो दे रिडिक्यूल्ड इट। The modern world was under construction in European mind। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है जिसको अभी हमने जिक्र नहीं किया है, एक्चुअली ये जो एनलाइटमेंट के जो लोग थे, जो फिलोसफर्स थे, जो थिंकर्स थे, उनके जहनों में ये आइडिया था कि दे आर गोइंग टू क्रिएट अ वर्ल्ड विच वुड बी टर्न आउट टू बी अ मॉडर्न वर्ल्ड। तो उस दौर के जो फिलोसफर्स, जो थिंकर, जो साइंटिस्ट थे, उनका बुनियादी एजेंडा ये था कि वो एक ऐसी दुनिया तख्लीक करें जो कि जिद्दत से भरी हो और जिसके अंदर रीजंस की सुपरमेसी मौजूद। Philosophers and scientists of early modern period paved the road for enlightenment। ये जो अर्ली मॉडर्न पीरियड के जो फिलोसफर्स थे, जिसका अभी हमने जिक्र किया 1492 से लेकर समथिंग, वो फिलोसफर्स थे, वो अर्ली मॉडर्न के फिलोसफर्स थे जिन्होंने एनलाइटनमेंट की राहें हमवार की। एनलाइटनमेंट की जो मूवमेंट है उसकी राहें हमवार की, यानी इसका मतलब ये हो गया कि एनलाइटनमेंट के जो फिलोसफर्स थे, दे हैव adopted and gathered an inspiration from the philosopher of the early modern period। Why? Because the early modern scientists and philosophers emphasized the importance of human reason। क्योंकि उन्होंने जिस चीज पर तवज्जो दी थी वो क्या चीज थी? The importance of human reason। यहां तक बात क्लियर है? किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं मुझसे। अब तक जो है वो आपको एनलाइटनमेंट का सिनेरियो डेवलप हो रहा है।
लास्ट पॉइंट ये है कि जो अर्ली मॉडर्न पीरियड के फिलोसफर्स और साइंटिस्ट थे, उनकी लिखी हुई फिलॉसफी और उनकी लिखी हुई साइंस ने बहुत हेल्प किया एनलाइटनमेंट की तहरीक को आगे बढ़ने में। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे, उन्होंने बहुत कुछ सीखा मॉडर्न पीरियड के फिलोसफर और साइंटिस्ट थे, ठीक है। और मॉडर्न फिलोसफर एंड साइंटिस्ट का बुनियादी एजेंडा ये था कि वो जोर दें इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रीजन पर, और उसी को फिर बाद में एनलाइटनमेंट ने अप्लाई किया। दैट वाज द पॉइंट। सेकेंड लास्ट पॉइंट है, द मॉडर्न वर्ल्ड वॉज अंडर द कंस्ट्रक्शन इन यूरोपियन माइंड। यानी जो एनलाइटमेंट थिंकर्स थे, उनका बुनियादी ख्याल ये था कि वो आइंदा आने वाले दिनों में एक ऐसी दुनिया तख्लीक करें कि जिसको हम जदीद दुनिया कह सकते। जदीद दुनिया वो होती है जहां पे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रीजन और अकल और तमाम चीजों को इस्तेमाल करके अपने माशरे को जिद्दत के लेवल पर लेके आ जाए। यानी यूनिवर्सिटीज बने, यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, फ्रीडम हो, लोगों को पढ़ने की आजादी हो, लोगों को सोचने की आजादी हो। सो दे वर थिंकिंग एक्चुअली लाइक दिस। ठीक है, तो अभी ये अजान हो रही है, मैं 1 मिनट अजान का पॉज लेता हूं और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जनाब। Let's take the break for azan for a moment, then I will continue. जी उमर फरीदी, क्वेश्चन यू वांट टू आस्क समथिंग? राइट जी, बात क्लियर हो गई यहां तक सबको? ये बात भी हमने डिस्कस कर ली है। नाउ दिस इज द अनदर थिंग वी हैव, अ पॉइंट वी हैव, और से सुनिएगा। अर्ली मॉडर्न फिलोसफर्स, early modern philosophers
broke free from the notion that the explanation of the physical world depended on Christian faith and church doctrine. ठीक है, जो अर्ली मॉडर्न फिलोसफर्स हैं उन्होंने इस बात से छुटकारा हासिल किया, इस बात से आजादी हासिल की और अपने आप को इस बात से दूर रखा कि द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड डिपेंडेड ऑन क्रिश्चियन फेथ एंड चर्च डॉक्ट्राइन. ठीक है, चर्च और चर्च की जो डॉक्ट्राइन या अकीदा ये था कि दुनिया को या फिजिकल वर्ल्ड को जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन चाहिए वो एक्सप्लेनेशन चर्च पेश करेगी. इस फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन आएगी, जो कुछ भी फतवा आएगा, वो फतवा कहां से आएगा? क्रिश्चियन चर्च से या क्रिश्चियनिटी से, और फिर उसी को सबको मानना पड़ेगा. तो जो अर्ली मॉडर्न फिलोसफर्स हैं उन्होंने इस बात को मुकम्मल तौर पे रद्द किया, रिजेक्ट किया, और उन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग हैव देयर माइंड टू इंटरप्रेट द वर्ल्ड and we should not depend on the dictatorship of the Christian faith and church doctrine. Rather, everyone has a freedom to research and to study and to ask questions and to interpret the entire physical world with their education. ठीक है जी, यहां तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई है? ये पॉइंट जिस जिसको क्लियर हो गया बता दें, और नहीं हो तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिए. आयशा सलीम, इस पॉइंट का सीमित मतलब यह है कि जो अर्ली मॉडर्न फिलोसफर्स थे उन्होंने क्रिश्चियनिटी की उस बात को रद्द कर दिया जिसमें वो ये कहते थे कि हमें इस दुनिया को जानने के लिए जो कुछ भी जानना होगा वो हमें क्रिश्चियन चर्च या क्रिश्चियनिटी का जो जो टीचिंग है उसी से हम दुनिया को जान सकते हैं. किसी इंडिविजुअल को ये आज़ादी नहीं है कि वो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में कुछ जाने, यानी चांद और सितारों की मूवमेंट, इंसान का पैदा होना, इंसान का मर जाना, दरख्त, परिंदे, जितनी भी ये फिजिकल वर्ल्ड की मूवमेंट है, फिजिकल वर्ल्ड की जो तमाम एक्सप्लेनेशन है, इट शुड बी डिपेंडेंट ऑन चर्च डॉक्ट्राइन. तो जो अर्ली मॉडर्न फिलोसफर्स थे उन्होंने चर्च की डॉक्ट्राइन को रिजेक्ट कर दिया. दैट वाज द पॉइंट. बस ये कुछ नाम है, और भी बहुत से नाम है, इनको बस आप ध्यान में रखिएगा. ये वो लोग हैं और जिन्होंने एनलाइटनमेंट में कंट्रीब्यूशन किया. तो इनमें से कितने नाम है जो आप जानते हैं? ये वो एनलाइटनमेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं जो कि अर्ली मॉडर्न और लेट मॉडर्न पीरियड के अंदर से इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया. तो इनमें से कितने नाम है जो आपने कभी सुने? एडम स्मिथ सुना है, आयशा सलीम ने. मोहम्मद हसन ने भी एडम स्मिथ का नाम सुना है. न्यूटन का नाम सुना है, मरियम रहीम. एडम स्मिथ एंड न्यूटन. ठीक है. ऑलराइट, ठीक है जी. तो दे वर द पीपल. अब इनमें से और भी जो कंट्रीब्यूटर्स है वो क्या हैं? तो दो नाम आपने कम से कम सुने, तो इट्स गुड. एनलाइटनमेंट एंड इट्स गोल. तीन अहम तरीन गोल्स हैं एनलाइटनमेंट के: नॉलेज, फ्रीडम एंड हैप्पीनेस.
These were the main goals of enlightenment. Knowledge, freedom, and happiness. The reward of enlightenment, enlightenment से हमें क्या हासिल हुआ? द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिससे हमें फ्रांस की आज़ादी मिली, और अमेरिकन रेवोल्यूशन, जिससे हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आज़ादी मिली. They were the two important aspects. ठीक है. Now very quickly, most significant thoughts of enlightenment जो अब हम पढ़ चुके हैं, इसका कंक्लूजन है. इसको क्विकली रीड करें, उनमें से कोई बात अगर समझ में ना आए तो मुझसे पूछ दीजिए. आप में से कौन है जो अपनी आईडी किसी को शेयर कर रहा है और कल के बाद इस क्लास के अंदर कोई भी एंटर नहीं होगा जो जिसकी तस्वीर यहां लगी हुई नहीं हो? ठीक है जी. सो इफ यू डू नॉट हैव योर पिक्चर ओवर हियर, you will not be entered in the class. This is my request and my warning to you all people. Is that clear, everyone? If tomorrow appear in the class with your name plus with your picture. No one would be entering without picture. So ये हमारे पास डिस्कशन थी. मोस्ट सिग्निफिकेंट थॉट्स ऑफ एनलाइटमेंट. अगर इसमें से आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. आई डोंट थिंक कि इसमें कोई मुश्किल बात होगी अब तक. रीजनिंग टू डिस्कवर ट्रुथ अबाउट द वर्ल्ड, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स. पहली बात, कंक्लूजन क्या है कि रीजन के जरिए हम दुनिया की सच्चाई को जान सकते हैं, रीजन के जरिए हम मजहब की सच्चाई को जान सकते हैं, और रीजन के जरिए हम सियासत की सच्चाई को जान सकते हैं. नंबर 2, थ्रू रीजनिंग ह्यूमन लाइफ कैन बी इम्प्रूव. अकल को इस्तेमाल करके इंसान की जिंदगी अप्रूव हो सकती है. ठीक है. और टेस्टिंग एंड रैशनल एनालिसिस वाज नेसेसरी टू जज विजडम. यानी किसी भी इंसान की अकल को जज करने के लिए उसकी अकल को टेस्ट किया जाना चाहिए और उसका रैशनल एनालिसिस करना चाहिए. देन रिलीजियस विजडम, यानी अकल की सुपरमेसी होनी चाहिए. रिलीजियस टॉलरेंस. रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब क्या है कि मजहब की बर्दाश्त होनी चाहिए. एंड इंडिविजुअल शुड बी फ्री फ्रॉम कोरिजन इन देयर पर्सनल लाइव्स. और हर शख्स को आज़ादी होनी चाहिए कि वो खुलकर अपनी जिंदगी गुजारे और उसमें किसी और की कोई इंटरफेरेंस ना हो. सो दैट इज ऑल अबाउट today's session. I hope you have learned and you must have a better idea about enlightenment and its understanding. कोई सवाल अगर पूछना चाहें, this session is about to end. इसकी पिक्चर ले लीजिए और if you have any question you can ask. Coercion in their life का मतलब यह है, कोरिजन कहते हैं किसी जोर जबरदस्ती को, जबर को, जुल्म को, कि किसी को हक हासिल नहीं किया, जबरन किसी से कोई काम करवाए, जबरन किसी से कोई बात मनवाए. कोरिजन का मतलब होता है बाय फोर्स. ठीक है जी. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होती है. पढ़ के आएगा, किताबें मैंने भेज दी हैं, कहीं ना कहीं से पढ़ें ताकि जब आप क्लास में आए तो कुछ पार्टिसिपेट कर सकें.
and make sure appear with your picture. Send me the attendance before I log off. ओके, एक दफ़ा अटेंडेंस लेने से ज़रा ना, क्योंकि मैंने अभी मरियम को एंटर किया है, तो काइंडली टेक अनदर अटेंडेंस एंड थैंक यू वेरी मच. Recording.